दोस्तों, आप मेरे वीडियोज को जिस तरह से प्यार दे रहे हो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्यार हमेशा बना रहेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में एक कंस्ट्रक्शन साइट से पुलिस को 3 कंकाल मिलते हैं, पर आगे हम देखते हैं क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम था और पुलिस के ऊपर पहले से ही बहुत वर्कलोड था, तो वो इस केस को सॉल्व नहीं करते, इसे बिना सॉल्व किए ही क्लोज कर देते हैं। फिर एक ट्रैफिक पुलिस वाला इस केस को सॉल्व करने के लिए सोचता है और बाद में उसे पता चलता है कि इनकी मौत 40 साल पहले हुआ था। तो ट्रैफिक पुलिस वाला अकेले किस तरह से इस केस को सॉल्व करेगा और 40 साल पुराना सच किस तरह से सबके सामने लाएगा, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम श्याम नाम के एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपने जॉब से बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। इसके लिए वो अपने सीनियर के पास भी जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि सर मुझे प्लीज क्राइम डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, पर उसके सीनियर उसे मना कर देते हैं। एक दिन वो ड्यूटी कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बच्चे को खेलते हुए एक इंसान की खोपड़ी मिल जाता है। फिर जब पुलिस वहाँ पे आके डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे वहाँ से 3 इंसान का कंकाल मिलते हैं। तो सैम भी इस सब को नजदीक से देखता है। उसे ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत इच्छा होता है, पर क्योंकि वो एक ट्रैफिक पुलिस होता है उसे अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ता है। पर रात को वो रह नहीं पाता, वो चुपके से उस जगह चला जाता है जहाँ से पुलिस को 3 कंकाल मिले थे। पर तभी वो वहाँ पे किसी और को देखता है। फिर सैम जब उसे पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो आदमी बताता है मैं एक पत्रकार हूँ, लॉकअप न्यूज के नाम से जो अखबार छपता है वो मेरा है। फिर वो अपनी आईडी कार्ड भी दिखाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि श्याम फिर से अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज मुझे क्राइम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, पर उसके सीनियर नहीं मानते और उल्टा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने रिक्वेस्ट किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। फिर श्याम यहाँ से चले जाते हैं और लॉकअप न्यूज के पत्रकार कुमार से मिलने के लिए उनकी ऑफिस जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं 2 लोग कुमार से अपना पैसा मांग रहे होते हैं। दरअसल कुमार इनसे उधार लिया था पर अभी वापस नहीं कर पा रहा होता है। तो कुमार इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए, मैं आपका सभी पैसा वापस कर दूंगा। तो ये लोग मान जाते हैं, पर जाने से पहले कुमार की एक उंगली को तोड़ देते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे श्याम सर आते हैं और फिर कुमार की उंगली को बैंडेज करने के बाद ये लोग दारू पीने के लिए जाते हैं। और दारू पीते पीते कुमार बताता है कि मेरा एक पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दे दिया और आज मेरा जो भी हालत है इसका जिम्मेदार वही है। बहुत उम्मीद के साथ मैं ये प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था, पर अभी ये घाटे पे चल रहा है। पर सर अब देखना कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग मेरा अखबार जरूर पढ़ेंगे। फिर कुमार कहता है कि मैंने सुना है ये जो 3 कंकाल मिला है इस केस को पुलिस वाले क्लोज कर रहे हैं। फिर श्याम कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो कुमार कहते हैं अरे सर इतने साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में भी मेरा सेटिंग है। फिर कुमार यहाँ पे बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, तो श्याम उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में एक जगह पे एक पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर लगा हुआ होता है। कुमार वहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उस पोस्टर के पास जाके उन्हें गाली देने लगता है, जैसे कि सुअर चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले लेकिन वो सुअर सुअर ही रहता है। शायद तू मुझे भूल गया होगा, पर मुझे आज भी याद है कि तू है कौन, एक न एक दिन मैं तेरा पर्दाफाश करके ही रहूंगा। कुमार ऐसे ही फालतू की बातें वहाँ पे बड़बड़ा रहे होते हैं। फिर श्याम को लगता है कि कुमार दारू की नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहे होते हैं। फिर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुमार अपने सेटिंग लगाता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट को मंगवाता है और वो कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है जिसे कि वो अपनी लॉकअप न्यूज़पेपर में छाप सके, पर उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई भी काम की चीज नहीं मिलता। और दूसरी तरफ श्याम फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं ये 3 कंकाल में से एक आदमी की है, एक औरत की है और एक 8 से 10 साल की छोटी बच्ची की है। ये बच्ची होने के कारण इसकी कुछ हड्डियां गल गई होती हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन से तो यही पता चलता है कि इनकी मर्डर हुआ है, क्योंकि इनकी कुछ हड्डियां अजीब तरीके से टूटी हुई है। अगर नॉर्मल डेथ हुआ होता तो ये हड्डियां ऐसे टूटती नहीं। और इनकी कंकाल के पास से एक घर की चाबी और एक बच्ची की खिलौना भी मिला है। अगर नॉर्मल डेथ होता और इनको दफनाया गया होता तो ये चाबी उनके पास नहीं होता, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो मर्डर है। फिर श्याम डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इनकी मौत कब हुआ था? तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत लगभग 40 साल पहले हुआ था। दोस्तों, अभी कर्नाटका में स्टेट इलेक्शन चल रहा होता है। पुलिस के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, इसीलिए वो इस केस को सॉल्व नहीं करते। इस केस को क्लोज करके इनकी हड्डियों को दफना दिया जाता है। पर ये सब देख के श्याम को बहुत बुरा लगता है। फिर
अगले दिन सैम ड्यूटी पे होते हैं। तभी उनके साथ ड्यूटी करने वाला एक ट्रैफिक कांस्टेबल सैम से कहता है, सर मुझे ठीक से याद नहीं है, पर अभी जहाँ से 3 कंकाल मिले 1975 से 1980 के बीच में भी उस जगह से एक इंसान की हड्डी मिली थी। दरअसल उस टाइम इस जगह पे एक झील हुआ करता था। फिर सैम उस हवलदार से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इतनी पुराने केस फाइल मुझे कहाँ मिलेंगे। दरअसल सारे पुराने अनसॉल्व्ड केस की फाइल जिस जगह पे पड़ा रहता है वहाँ पे ट्रैफिक कांस्टेबल की जान पहचान होता है और अभी मिले हुए 3 कंकाल से मिलता जुलता 40 साल पुराना केस को ढूंढते हैं जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बच्ची हो। तो बहुत ढूंढने के बाद सैम को एक केस फाइल मिल जाता है जिसमें पति पत्नी और उनकी बेटी गायब थी। सैम फाइल में उस बच्ची की फोटो देखता है। वहाँ पे वो वही खिलौने वाले गाड़ी को देखते हैं जो कि पुलिस को इन कंकाल के पास से मिला था। तो सैम इस केस फाइल को अच्छे से पढ़ने लगते हैं। दरअसल 40 साल पहले मुथन्ना नाम का एक इंस्पेक्टर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। दरअसल वो इस केस से जुड़े हुए सभी सस्पेक्ट से जो बयान लिए थे वो इस फाइल में अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। दरअसल इस मूवी में डायरेक्टर साहब थोड़ा क्रिएटिव काम किए हैं। जैसे कि सैम इस फाइल में से जो भी पढ़ता है हम उसके विजुअल देख सकते हैं और सैम खुद को उस जगह पे इमेजिन करके इस फाइल को पढ़ रहा होता है। जैसे कि सभी सस्पेक्ट्स 40 साल पहले मुथन्ना सर को अपने बयान दिए थे, यहाँ पे उनके द्वारा वही बयान देते हुए दिखाया गया है। पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग श्याम सर से बात कर रहे हैं, पर दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। वो बस केस फाइल को पढ़ रहे हैं और हम उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। तो चलो फिर हम देखते हैं कि दरअसल फाइल में लिखा क्या है। दरअसल मिस्टर नायडू बेंगलोर आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। वो घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। उनकी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में विजयनगर साम्राज्य के टाइम का कुछ बेशकीमती खजाने को ढूंढ निकाला है। इसकी कीमत लगभग 80 से 90 लाख होगी। नियम के हिसाब से उन्हें ये सभी कीमती चीजें तुरंत हेडक्वार्टर को भेज देना चाहिए था, पर उस टाइम देश में इमरजेंसी चल रहा था, सभी जगह पे दंगे हो रहे थे, इसीलिए बेशकीमती चीजें वो अपने ऑफिस में ही रखते हैं। पर अचानक एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले सुरेश की बॉडी उनकी ऑफिस में मिलता है और विजयनगर साम्राज्य का सभी बेशकीमती चीजें भी चोरी हो गई होती है। दरअसल लॉकर की चाबी हमेशा सुरेश के पास होता है। किसी ने सुरेश को मार दिया और लॉकर से वो सभी बेशकीमती चीजें लेके यहाँ से भाग गया। मिस्टर नायडू सुरेश के सीनियर थे। जिस दिन सुरेश के मर्डर हुआ उसी दिन से मिस्टर नायडू और उनकी पूरी फैमिली गायब थी। तो पुलिस को लगता है कि पैसों के लिए नायडू ने सुरेश को मार डाला और सभी बेशकीमती चीजें अपने साथ लेके यहाँ से भाग गया। ऑफिस का पियोन सेबास्टियन सबसे पहले सुरेश की डेड बॉडी को देखा था। उसने पुलिस को बताया था, रोज की तरह जब मैं ऑफिस गया और दरवाजा खोला तो सुरेश सर की लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था। फिर मिस्टर नायडू के घर में काम करने वाली कुक से भी पूछताछ होती है तो वो कहती है, हमेशा की तरह मैं सुबह चाय को उनकी कमरे के सामने रख दिया और बाकी काम करने लग गई, पर थोड़ी देर बाद आके देखा तो चाय जैसा का वैसा पड़ा हुआ है। मालिक ने चाय बिल्कुल पिया ही नहीं था और उनकी कमरे की दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने उनको आवाज दिया पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं बबलू को बुला के लाई और दरवाजा खोल के अंदर गई और देखा तो अंदर कोई नहीं था और पूरे घर में मिस्टर नायडू और उनकी फैमिली की एक भी कपड़े नहीं थे। दोस्तों बबलू नायडू सर के घर में काम करता है। गाड़ी की साफ सफाई करना, सब्जी लाना, ऐसे छोटे मोटे काम वो करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि जिस रात सुरेश का खून हुआ था उस रात ऑफिस में मिस्टर नायडू और सुरेश अकेले थे और बाकी सभी लोगों को नायडू सर ने उस दिन जल्दी घर भेज दिया था क्योंकि उस दिन उनके ऑफिस के पास में एक फैक्ट्री में दंगा हुआ था तो वहाँ का माहौल थोड़ा खराब था। यहाँ तक कि मिस्टर नायडू ने अपने ड्राइवर फर्नांडिस को भी घर भेज दिया। फिर हम देखते हैं कि उस दिन देर रात में मिस्टर नायडू घर पहुँचते हैं और वॉचमैन जब गेट खोलता है तो वो देखता है कि मिस्टर नायडू के कपड़े में बहुत सारे खून लगे हुए होते हैं। फिर मिस्टर नायडू वॉचमैन को भी उसके घर भेज देते हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो वॉचमैन को भी नहीं पता। इस केस फाइल को पढ़ने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुथन्ना की तलाश में श्याम लग जाता है क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता था, क्योंकि उनसे बहुत सारे जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो वो इसके लिए कुमार की मदद लेते हैं और कुमार मुथन्ना सर का एड्रेस खोज निकालता है और वो उनकी एड्रेस श्याम सर को दे देता है। तो श्याम सर मुथन्ना सर से मिलने जाते हैं और उनको इस केस के बारे में डिटेल्स में बताते हैं, पर मुथन्ना सर मदद करने के लिए मना कर देते हैं। पर श्याम सर उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करने
करने के बाद मुथन्ना फाइनली हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर सैम मुथन्ना सर से पूछते हैं कि आपने इस केस को क्लोज करने के बाद दोबारा इसे रीओपन करने का क्यों सोचा था। तो मुथन्ना सर कहते हैं कि शुरुआत में मुझे लगा था कि नायडू ही कातिल है और खजाना लेके वो वहाँ से भाग गया है। जैसे कि नायडू की वॉचमैन ने कहा था कि उस रात नायडू के कपड़े में खून लगा हुआ था और अगले दिन जब हम उसके घर पे तलाशी करने के लिए गए थे तो उसके घर में एक खून से सना हुआ एक पर्ची मिला था। फिर नायडू के केस को क्लोज करने के बाद एक बार मैं किसी और केस में लगा हुआ था, तभी मुझे वही सेम हैंडराइटिंग देखने को मिला जो कि उस रात नायडू के घर से मिली पर्ची में था। फिर मैंने पता लगाया तो पता चला कि ये एक डॉक्टर का हैंडराइटिंग है। जिस रात नायडू देर रात में घर गया उस रात उसने सुरेश का खून नहीं किया था, बल्कि जब वो अपने घर वापस आ रहा था तभी उसे रास्ते में एक घायल बंदा मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इमरजेंसी का टाइम था, दंगा फसाद होते रहते थे, तो वहीं दंगे में शायद ये बंदा घायल हो गया होगा। फिर नायडू उसे अस्पताल लेके जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब डॉक्टर कहते हैं कि ये खतरे से भी बाहर हैं, तब जाके नायडू अपने घर जाते हैं। वो पर्ची उन्हें यही अस्पताल से मिला था और उस घायल बंदे को अस्पताल लाते वक्त उनकी कपड़ों में वो खून लग गया होता है जो कि वॉचमैन ने देखा था। फिर मुथन्ना कहते हैं कि अगर उस रात नायडू ने मर्डर किया होता तो वह अपने बीवी बच्चों के साथ वहां से भाग जाता, ना कि एक बंदे को अस्पताल लाके उसे एडमिट करके वहां पे उसके लिए वेट करता। यानी कि वो मर्डरर नहीं था और इसीलिए मैं इस केस को रीओपन करना चाहता था। पर तभी एक कार एक्सीडेंट से मेरी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। मेरे लिए तो पूरी दुनिया वहीं पे खत्म हो गया। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और ये केस वैसे ही पड़ा रहा। फिर अगले दिन सैम सर को कुमार का कॉल आता है और वो कहता है कि केस रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, आप एक काम करिए, इवनिंग में मेरे ऑफिस आ जाइए, वहाँ पे अब मिल के बात करते हैं। फिर इवनिंग को सैम सर जब कुमार के ऑफिस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी ऑफिस के सभी चीजें इधर उधर बुरी तरीके से बिखरे पड़े थे। फिर सैम सर कुमार के घर जाते हैं पर वो वहाँ पे भी नहीं होता है। फिर सैम सर कुमार की बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं और उनकी मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है। तो उनकी बेटी कहती है पापा ज्यादातर टाइम अपनी मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं क्योंकि वो बहुत लोगों से उधार लिया है और उनसे बचने के लिए वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं। फिर सैम सर कहते हैं कि क्या पिछले कुछ दिनों में कुमार का बिहेवियर में कुछ चेंज आया था। तो कुमार की बेटी कहती है कि हाँ, पापा कह रहे थे कि जल्दी ही हमारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारा अखबार भी बहुत जल्दी फेमस होने वाला था क्योंकि वो फेमस हीरोइन माधुरी के साथ कोई इंटरव्यू लेने वाले थे। अगर वो उसकी इंटरव्यू ले लेते और अपने अखबार में छाप देते तो उनकी अखबार बहुत बिकता और वो फेमस हो जाते। ये सब सुनने के बाद श्याम वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि माधुरी का केस का कनेक्शन नायडू के केस में हो सकता है, इसलिए वो माधुरी से मिलने जाते हैं और माधुरी से पूछते हैं कि क्या पत्रकार कुमार ने आपको इंटरव्यू के लिए पूछा था और क्या आप उसके अखबार के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं। तो माधुरी कहते हैं कि देखिए, मुझे तो बहुत सारे कॉल आते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सभी को इंटरव्यू देती फिरूं। फिर सैम सर माधुरी को नायडू के केस के बारे में पूछते हैं। फिर माधुरी सैम सर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है पर सैम सर गुस्से से कहते हैं देखो, तुम्हारा कनेक्शन अगर नायडू के केस में है तो मुझे बता दो क्योंकि इस केस में एक छोटी से 10 साल की बच्ची की भी मौत हुई थी। अगर तुम्हें नहीं भी बतानी है तो भी ठीक है पर ये फालतू के काम मेरे साथ मत करो। फिर सैम सर यहाँ से चले जाते हैं। पर अगली सुबह सैम सर न्यूज में देखते हैं कि फेमस हीरोइन माधुरी का मर्डर हो गया है। ये देख के वो शॉक हो जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस उनके पास आए, क्योंकि वह कल रात माधुरी से मिलने गए थे, वो खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं और डिटेल्स में बता देते हैं कि वो माधुरी से मिलने के लिए क्यों गए थे। फिर सैम सर वहाँ से चले जाते हैं। घर आके नायडू की केस फाइल को फिर से देखते हैं। वहाँ पे कुछ फोटोज होते हैं। श्याम उन्हें ध्यान से देखते हैं। दरअसल वो माधुरी और नायडू के केस में जुड़ी हुई कड़ी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक नेकलेस का फोटो दिखता है और ये सेम नेकलेस सैम ने माधुरी के घर पे एक फोटो में देखा था। फिर रात को श्याम और मुथन्ना माधुरी के घर पे जाते हैं। फिर श्याम मुथन्ना सर को एक फोटो दिखाता है जिसमें माधुरी ने उस नेकलेस को पहना हुआ है। दोस्तों, ये कोई आम नेकलेस नहीं है। 40 साल पहले सुरेश को मार के विजयनगर साम्राज्य के टाइम का जो बेशकीमती खजाना चोरी हुआ था, ये उसमें से एक है। तभी श्याम देखते हैं कि माधुरी के घर में कोई और भी था। इनको देख के वो यहाँ से भाग जाता है और अपनी कार लेके यहाँ से चला जाता है। तो श्याम और मुथन्ना सर भी उसको फॉलो करते हैं, पर वो बंदा नहीं जानता कि ये लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। फिर रात भर बारी बारी करके उसके ऊपर नजर रखते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये एक गैरेज में काम करता है
फिर कुछ टाइम बाद ये बंदा गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाता है और श्याम और मुथन्ना सर भी चुपचाप उसे फॉलो करते हैं। फिर वो बंदा एक रिजॉर्ट में जाता है। उसको फॉलो करते हुए ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दरअसल ये देखना चाहते हैं कि इसके पीछे है कौन, मतलब ये किसके लिए काम करता है। तभी मुथन्ना सर वहाँ पे एक पेड़ को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे पहले भी देखा है। फिर उन्हें याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ पे 40 साल पहले नायडू का जला हुआ कार मिला था। उस टाइम ये सिर्फ एक बंजर जमीन था, पर अब यहाँ पे एक रिजॉर्ट बन गया है। फिर श्याम और मुथन्ना सर देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल इवेंट चल रहा होता है। फिर श्याम को कुमार की बेटी की कॉल आता है और वो बताती है कि पापा ने जिनसे उधार लिया था उन्होंने पापा को बहुत बुरी तरीके से मारा है, अभी वो अस्पताल में एडमिट है। तो श्याम सर कुमार से मिलने के लिए अस्पताल चले जाते हैं और मुथन्ना सर वहीं रिसोर्ट पे रुकते हैं। फिर श्याम सर कुमार से पूछते हैं कि माधुरी के नेकलेस का लिंक नायडू के केस से है, ये तुम्हें कैसे पता चला। तो कुमार कहते हैं कि देश पांडे नाम का मेरा एक दोस्त था, वो संयुक्त कर्नाटका न्यूज़पेपर में काम करता था, पर बहुत ही कम एज में उसकी डेथ हो गया। उसने मुझे कहा था ये जो हीरोइन माधुरी है ना, जब वो पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो एक गुंडा टाइप का बंदा माधुरी को ये नेकलेस गिफ्ट दिया था और माधुरी की शुरुआत के 5-6 फिल्म को वो प्रोड्यूस भी किया था। और दूसरी तरफ हम मुथन्ना सर को देखते हैं जो कि इस रिजॉर्ट का असली मालिक कौन है उसका नाम पता करने के लिए जानबूझ के एक वेटर को थप्पड़ मार देते हैं और झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं सीनियर सिटीजन के साथ कैसा बिहेव करना है ये तुम्हें पता नहीं है, तुम अपने मालिक को बुला के लेके आओ, मैं उनके साथ बात करूंगा। फिर कुछ लोग मुथन्ना सर के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि इसकी मालिक का नाम क्या है। फिर वो उस मालिक का नाम उन्हें बता देते हैं। और दूसरी तरफ हम श्याम को देखते हैं जो कि कुमार से पूछते हैं कि वो कौन था जो कि माधुरी की मूवी को प्रोड्यूस करता था। फिर कुमार उसका नाम बता देते हैं, उसका नाम था मल्लरू श्रीनिवास और ये उस रिजॉर्ट का मालिक भी होता है। दोस्तों ये सिर्फ उस रिजॉर्ट का मालिक नहीं है बल्कि हाल ही में इलेक्शन जीतने के बाद ये पूरे कर्नाटक का सीएम बन गया है। फिर मुथन्ना सर श्याम को कॉल करके कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मल्लरू श्रीनिवास कहीं ना कहीं नायडू के केस से जुड़ा हुआ है। उस टाइम जितने भी सस्पेक्ट थे ये उनमें से ही कोई एक है, पर मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन है। फिर श्याम मुथन्ना सर से कहते हैं ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ कि मल्लरू श्रीनिवास के गांव जाता हूँ। फिर श्याम सर मल्लरू श्रीनिवास के गांव वाले घर में जाते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वो यहीं रहता था। फिर वो पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं। फिर श्याम सर मुथन्ना सर को कॉल करके कहते हैं कि मुझे घर की तलाशी में कुछ ऐसे पुराने सामान मिला जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग यूज करते हैं, पर अभी इस घर में एक हिंदू परिवार रह रहा है। सर अगर हम 40 साल पुराने नायडू केस को देखे तो वहाँ पे 2 क्रिश्चियन थे, एक ऑफिस का पियोन और दूसरा नायडू सर का ड्राइवर था। फिर मुथन्ना सर कहते हैं मल्लरू श्रीनिवास जरूर इन दोनों में से कोई एक है, अभी वो अपना रिलीजन चेंज करके हिंदू बन गया है। फिलहाल तो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पता करके तुम्हें बताता हूँ। फिर जब मुथन्ना सर अपनी कार पे बैठते हैं तो वहाँ पे पहले से ही वही बंदा बैठा हुआ होता है जिसकी पीछा करते हुए ये दोनों यहाँ पे आए थे। पर वो बंदा मुथन्ना सर को लॉकअप न्यूज़पेपर का पत्रकार समझता है और कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ और शांति से रहो, अपना लॉकअप न्यूज़पेपर को देखो, पर अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर मुथन्ना सर यहाँ से चले जाते हैं पर वो आदमी उनको फॉलो करता है। फिर हम देखते हैं मुथन्ना सर उस जगह जाते हैं जहाँ पे इलेक्शन जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। फिर मुथन्ना सर जब सीएम मल्लरू श्रीनिवास को करीब से देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि ये कौन है। फिर मुथन्ना सर फर्नांडिस नाम लेके जोर से चिल्लाते हैं और मल्लरू श्रीनिवास जैसे ही फर्नांडिस नाम सुनता है तुरंत मुथन्ना की तरफ देखता है। दोस्तों सीएम का असली नाम फर्नांडिस है और 40 साल पहले ये नायडू के ड्राइवर था और आज वो अपना नाम और रिलीजन बदल के कर्नाटका का सीएम बन गया है। मुथन्ना सर को उसे उसके असली नाम से बुलाते हुए देख के वो थोड़ा घबरा जाता है, कहीं ये सच सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए वो आंखों ही आंखों में अपने आदमी को इशारा देता है कि इसे मार दो। फिर मुथन सर यहाँ से चले जाते हैं पर वो गुंडा मुथन सर को फॉलो करके उनकी घर तक पहुँच जाता है। फिर मुथन्ना सर श्याम को कॉल करके बता देते हैं कि मल्लरू श्रीनिवास कोई और नहीं नायडू का ड्राइवर फर्नांडिस है और वो कहते हैं कुमार की जान को भी खतरा हो सकता है, तुम एक काम करो उसको कोई सेफ जगह पे ले जाओ। और फिर
उनका कॉल कट हो जाता है और वो अपने मोबाइल को तोड़ देते हैं। दरअसल मुथन्ना सर को भी पता होता है कि अब वो मरने वाले हैं, क्योंकि सीएम के बंदे उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ गए थे। फिर हम देखते हैं मुथन्ना सर अपने गन से एक गुंडे को मार डालते हैं, पर फिर वो लोग मुथन्ना सर को पकड़ लेते हैं और उनके ही फार्म हाउस में उन्हें बांध के रखते हैं। फिर हम देखते हैं मुथन्ना सर से मिलने के लिए खुद फर्नांडिस आता है और कहता है 40 साल हो गया, आप अभी भी मुझे याद रखे हो, मानना पड़ेगा आपकी मेमोरी को। फिर फर्नांडिस 40 साल पुरानी कहानी बताता है। दरअसल एक बार ड्राइव करते वक्त मैंने नायडू और सुरेश सर को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रहे थे कि 80 से 90 लाख का बेशकीमती खजाने ऑफिस के लॉकर पे है, वो यहाँ पे सेफ नहीं है, हमें जल्दी से इसे हेडक्वार्टर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर मैंने उसे लूटने का सोचा। फिर जब उस रात नायडू सर ने मुझे जाने के लिए कहा था, एक्चुअली मैं कहीं गया नहीं था, मैं उसी ऑफिस में छुप गया था। नायडू सर जैसे ही ऑफिस से चले गए, मैं तुरंत सुरेश को मार डाला और सभी कीमती खजाने लूट लिया। खजाने को लूटने के बाद मैं इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए भाग सकता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती और सारा जीवन मुझे पुलिस से डर डर के जीना पड़ता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नायडू सर की फैमिली को मार के उनकी लाश को गायब कर दूंगा, ताकि ये चोरी का शक उनके ऊपर चला जाए और मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकूं। फिर मैंने इस काम के लिए नायडू सर के घर में काम करने वाला बबलू का हेल्प लिया। वो भी बेचारा गरीब था, पर उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, वो अमीर बनना चाहता था। फिर मैंने उसे कहा, हम जैसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो चलो एक काम करते हैं, नायडू सर के घर में बहुत पैसा है, मैं तुम्हें एक नींद की दवाई ला के दूंगा, तुम उसे उनके खाने में मिला देना। फिर जब वो लोग बेहोश हो जाएंगे, हम इनके घर से सभी कीमती सामान चुरा लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। पहले तो बबलू ये करने के लिए मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है। फिर फर्नांडिस नींद की दवाई लाके बबलू को देता है और बबलू उसे खाने में मिला देता है। पर दोस्तों, फर्नांडिस ने यहाँ पे बबलू को झूठ बोला था, वो कोई नींद की दवाई नहीं, वो जहर था। उसे खाने के बाद एक एक करके सब मर गए। ये देख के बबलू रोने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इन लोगों को मार डाला। पर फर्नांडिस कहता है, इन्हें मैंने नहीं, तुमने मारा है, खाने में जहर तो तुमने मिलाया था ना। फिर बबलू नायडू की बेटी को गोद में लेके बहुत रोता है। दरअसल दोस्तों, बबलू इंसान अच्छा था, पर फर्नांडिस की बात में आके बहक गया था। फिर फर्नांडिस कहता है, अभी मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसे ही करना, वरना जेल जाने के लिए रेडी रहना। फिर बबलू डर के मारे फर्नांडिस की बात पे राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं फर्नांडिस नायडू परिवार के सभी लोगों को और उनके सभी कपड़ों को उनकी गाड़ी में लोड करके यहाँ से चला जाता है और डेड बॉडीज को एक झील में फेंक देता है और उनकी गाड़ी को जला देता है और बबलू को घर साफ करने के लिए कहता है। और अब जाके 40 साल बाद पुलिस को उनकी कंकाल मिला है। फिर फर्नांडिस मुथन्ना से कहते हैं, फिर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और अब देखो मैं सीएम बन गया हूँ, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर फर्नांडिस के लोग मुथन्ना सर को मार डालते हैं। श्याम मुथन्ना सर की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो सोचता है कि ये तो अपने लाइफ में मस्त थे, मैंने ही उन्हें इस केस में लाया और इस केस की वजह से आज उनकी मौत हो गई। श्याम सर यही सब बातें कुमार की बेटी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। फिर कुमार की बेटी कहती है, अरे हाँ, अस्पताल से देश पांडे अंकल ने कॉल किया था, दरअसल मैं गलती से उनका मोबाइल चार्जर अपने साथ ले आई हूँ, अस्पताल में उनको ये चार्जर दे देना। ये सुनने के बाद श्याम सर को याद आता है कि कुमार ने उन्हें कहा था कि उनकी दोस्त देश पांडे संयुक्त कर्नाटका में काम करता था और उसकी मौत हो गई है। और अब वही नाम कुमार की बेटी से सुनने के बाद उन्हें थोड़ा शक होता है। फिर वो कुमार की बात को वेरीफाई करने के लिए संयुक्त कर्नाटका के ऑफिस को कॉल करके पूछते हैं, आपके यहाँ पे कोई देश पांडे नाम का पत्रकार काम करता था? तो उधर से जवाब आता है कि नहीं, देश पांडे नाम का कोई भी आदमी यहाँ पे कभी भी काम नहीं किया है। दोस्तों, यानी कि कुमार ने श्याम सर को झूठ कहा था। दरअसल कुमार की बगल में जो पेशेंट था उसी का नाम देश पांडे था। फिर श्याम सर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कुमार ने मुझे झूठ क्यों कहा। तो सच का पता लगाने के लिए वो कुमार के ऑफिस में जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं शायद जिससे श्याम सर को कुमार के बारे में कुछ पता चले। तभी वहाँ पे उन्हें एक बहुत पुरानी घड़ी मिलता है जिसमें लिखा था, बबलू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, जी नायडू। दोस्तों, दरअसल ये घड़ी नायडू सर ने बबलू को दिया था और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बबलू कोई और नहीं, कुमार ही है।
और ये बात फर्नांडिस को भी पता था कि कुमार ही बबलू है, पर वो उसे कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब था। पर अब जब वो सीएम बन गया है तो बबलू सीएम के रास्ते का कांटा बन रहा है, तो इसीलिए वो इसे मारना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं श्याम सर को एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। दरअसल जब पुलिस वाले फेमस हीरोइन माधुरी के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब वो माधुरी की मोबाइल फोन को ट्रैक करके 2 लोगों को पकड़े हैं। पुलिस स्टेशन से श्याम सर को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि श्याम सर वहाँ पे पहले भी गए थे और उन्होंने कहा था कि वो फिल्म स्टार हीरोइन से क्यों मिलने गए थे। फिर पुलिस उन्हें बुला के कहती है कि देख लीजिए, हमने इन दोनों को पकड़ा है, हो सकता है ये दोनों आपके केस में आपका काम आ जाए, तो मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, आप इन दोनों से बात कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने जिन दोनों को पकड़ा था वो दोनों कोई और नहीं, वो वही बंदे हैं जिन लोगों को हमने पहले भी देखा था। दरअसल इनसे कुमार ने उधार लिया था और इन्होंने ही कुमार की उंगली को तोड़ा था और कुमार आज जो अस्पताल में एडमिट है वो भी इन्हीं के कारण। फिर श्याम सर पूछते हैं कि बताओ कि माधुरी की मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया। फिर ये दोनों कहते हैं कि हमें पैसा ना देने के कारण हम कुमार के ऊपर गुस्सा थे, फिर हमने उसे मारा और उसके पास जो बैग था उसे छीन के चले गए और ये उसी पे था। तो ये सुनने के बाद श्याम सर खुद शॉक हो जाते हैं, माधुरी की मोबाइल कुमार के पास क्या कर रहा है। फिर ये सब जानने के बाद श्याम सर कुमार को अपने साथ गाड़ी में एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। फिर उसे पूछते हैं कि बताओ माधुरी की मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया। तो वह बताता है, दरअसल दोस्तों जिस रात श्याम सर माधुरी से मिलने गए थे उसी रात कुमार भी उन्हें मिलने गया था। तो कुमार माधुरी से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर माधुरी मना करती है और कहती है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी कुमार माधुरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैडम मुझे पता है कि आपका ये जो नेकलेस है आपको ये किसने दिया और ये कहाँ का है। तभी अनजाने में कुमार माधुरी को धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाती है और उनकी सर नीचे रखे हुए टेबल पे टकराती है और उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। फिर कुमार माधुरी की मोबाइल को लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर श्याम सर कुमार को वो घड़ी दिखाते हैं। उसे देखने के बाद कुमार को पता चल जाता है कि श्याम सर को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर कुमार 40 साल पहले क्या क्या हुआ था वो सब श्याम सर को बताता है, जो कि हमें पहले ही पता है, और श्याम सर इस सब को अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर कुमार कहता है कि मैं चाहता था कि फर्नांडिस बर्बाद हो जाए, पर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दरअसल मैं उसका सच कभी किसी के सामने ला ही नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं ये सच दुनिया के सामने लाता तो मेरी खुद की बेटी मुझे कातिल समझती। दोस्तों आपको याद होगा मूवी की शुरुआत में कुमार एक बार दारू की नशे में एक पॉलिटिकल पार्टी की पोस्टर के सामने खड़े होके उसको गाली दे रहा था। दरअसल उस पोस्टर में फर्नांडिस था और वो उसे ही गाली दे रहा था। ये सुनने के बाद श्याम सर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम ये सच हमें पहले से ही बता देते तो आज मुथन्ना सर जिंदा होते, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही वो मारे गए। फिर श्याम सर गुस्से से अपने गन निकालते हैं और कुमार को शूट करके मार डालते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो सीएम मल्लूरू श्रीनिवास के पास जाते हैं और हार मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए। और फिर श्याम सर सीएम की पैर भी छूते हैं और कहते हैं, आपको कुमार से खतरा था ना कि वो कहीं आपकी राज सबके सामने ना ले आए, आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने उसे मार डाला है, आप प्लीज संभाल लेना, मुझे जेल ना हो जाए। फिर सीएम उनके एक बंदी को बुला के कहते हैं, इसके ऊपर नजर रखना, ये बहुत ही चालाक है, अगर वो थोड़ा सा भी चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो उसे मार डालना। फिर हम देखते हैं कि श्याम सर नीचे बाकी लोगों के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं और उनके ठीक पीछे सीएम का आदमी भी गन लेके खड़ा हो जाता है। फिर सीएम स्पीच देने लगते हैं और हम देखते हैं कि श्याम सर भी बाकी लोगों की तरह सीएम की नारे लगाने लगते हैं। स्पीच देते वक्त सीएम को अचानक खांसी आता है और तभी वो साइड में कुमार को खड़ा हुआ देखते हैं। दोस्तों दरअसल श्याम सर ने कुमार को मारा नहीं था और यहाँ पे सीएम को खांसी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुमार ने उनकी पानी में जहर मिला दिया था। फिर तुरंत यहाँ पे सीएम की मौत हो जाता है और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और इसी बीच श्याम सर भी उनके पीछे खड़ा हुआ बंदे को गोली मार देते हैं और कुमार के साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक रास्ते में कुमार की तबीयत भी खराब होने लगता है। फिर कुमार कहता है, सर मैंने खुद जहर खा लिया है, 40 साल पहले मैंने जो किया था आज तक उसके अफसोस है मुझे, पर जीते जी मैंने ये बात मेरी बेटी को नहीं बता पाया। आप एक काम करना, मेरे मरने के बाद प्लीज उसे ये सच बता देना। और थोड़ी देर बाद कुमार भी यहाँ पे मर जाता है। फिर श्याम सर कुमार की बेटी को उसके पिता की सच्चाई बता देते हैं और उन्होंने जो कुमार की वीडियो बनाया था उसे मीडिया में दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन श्याम सर फोन पे अपने पापा के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उनके पापा के हाथ में एक टाटू को देखते हैं और ये सेम टू सेम टाटू उस बंदे के हाथ में भी था जिसे मिस्टर नायडू ने जख्मी हालत में उस दिन अस्पताल में एडमिट किया था। मतलब वो आदमी कोई और नहीं, श्याम सर के पापा थे।
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मूवी कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।